मैं आपके अपने चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं मित्र आपको जो पढ़ा रहा था प्रायद्वीपीय भारत में मैंने आपको इसके निर्माण के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह मेरा टॉपिक है, जो प्रायद्वीपीय भारत का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूं प्रायद्वीपीय भारत के कम से कम 3 से 4 वीडियो आएंगे। जो आप कोई वनडे एग्जाम देंगे, प्री से लेकर के आप समूह घटक की कोई वनडे एग्जाम देंगे, उसमें प्रायद्वीपीय भारत से जो क्वेश्चन आता है वो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो देखिए, मैं आज आपको प्रायद्वीपीय भारत का जो वर्गीकरण है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मेरी आपसे स्पेशल गुजारिश है, आप मुझे अपना बड़ा भाई, दोस्त मानते हैं या छोटा भाई मानते हैं, जो ही मानते हैं, मैं सिर्फ आपसे एक बात रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उसके बारे में दूसरा पॉइंट यह निकलता है कि मैं जो पढ़ाऊं वह अपनी कॉपी में लिखते चलें, एक अच्छा नोट्स बनाते चलें, ताकि आपका एग्जाम टाइम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और उसे आप आराम से रिवीजन कर लें। तो देखिएगा, इसमें प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण तो मैं आपको बता चुका था। आज मैं आपको बता रहा हूं प्रायद्वीपीय भारत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण बता रहा हूं। आज मेरा टॉपिक है वर्गीकरण का वर्गीकरण। अच्छा टॉपिक है। मैं केवल आज इस वीडियो में इसके बारे में ही बताऊंगा, क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे अलग अलग जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इसके हर पार्ट क्लासिफिकेशन में, जो जैसे अरावली पर्वत श्रेणी है, मेडागास्कर का पठार, मेवाड़ का पठार है, मालवा का पठार है, कर्नाटक का पठार है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में एक फिल्म तैयार हो जाए, एक पिक्चर बन जाए, तस्वीर बन जाए, ताकि आपको पता चल सके कि बुंदेलखंड का पठार कहाँ है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ है, महाराष्ट्र का पठार कहाँ है, तेलंगाना का पठार कहाँ है, इनके बारे में आपके दिमाग में एक फिल्म बन सके। तो आप देखिएगा, सबसे पहले जब ये प्रायद्वीपीय भारत था वह यूरेशियन प्लेट से आकर टकराया, तो यहां पर एक भ्रंश पड़ गया। इस तरीके से एक भ्रंश पड़ गया। जैसे जब दो प्लेटें टकराती हैं तो जिस प्लेट का कोई एक भाग कमजोर होता है, जैसे प्रायद्वीपीय भारत का एक भाग कमजोर था, उसमें एक दरार पड़ गई। क्या पड़ गई? दरार पड़ गई, जिसे नर्मदा भ्रंश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नर्मदा भ्रंश कहते हैं। यद्यपि इस भ्रंश से नर्मदा नदी भी प्रभावित होती है। देखिएगा, इस जो दरार पड़ने के कारण इसमें ही होकर के नर्मदा नदी बहती है, जो उल्टी दिशा में बहती है, विपरीत दिशा में बहती है। सारी नदियां इधर बहती हैं बंगाली खाड़ी की तरफ, लेकिन इसका इधर बहने का प्रमुख कारण है कि ये एक दरारी नदी है, भ्रंशीय नदी है। तो आप बता सकते हैं भ्रंशीय नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। कारण क्या था कि भ्रंश पड़ गया था, वो आपको मैं इसके निर्माण में बता चुका हूं। तो देखिए, भ्रंश पड़ने का यहां पर एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। यहां पर एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसे विंध्य पर्वत कहते हैं। विंध्य पर्वत कहते हैं। विंध्य पर्वत कहते हैं। इसी तरीके से
इसके साथ एक पर्वत श्रेणी और थी जिसे कैमूर की पहाड़ियां कहते हैं। मित्र यद्यपि के बारे में बताऊंगा मैं। इसी तरीके से जो दूसरा ब्रंश पड़ा था, इस तरीके से दो जगह से टूटा था ये, इसे ताप्ती भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप्ती भ्रंश कहते हैं। अर्थात इसमें से होकर के ताप्ती नदी बहती है, प्रवाहित होती है, जो अरब सागर में गिरती है। यह भारत की दो नदी ऐसी हैं जो विपरीत दिशा में बहती हैं, थोड़ा दरारी नदी है, भ्रंशी नदी है। इसके बीच में जिस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ उसे सतपुड़ा रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या रेंज। इसके साथ दो पर्वत श्रेणियों का और निर्माण हुआ था, इसे मेकाल की पहाड़ियां और महादेव की पहाड़ियां। ये किस किस राज्य में मित्र पूछी आती हैं, इनके बारे में बताऊंगा मैं। ये आपकी मेकाल की पहाड़ियां हैं, मेकाल की पहाड़ियां, और ये महादेव की पहाड़ियां हैं। ये मित्र सब पूछी जाती हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, ये प्रायद्वीप भारत का कमजोर पार्ट था, वो इस तरीके टूट गया और यहाँ पर दो पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। इसे ऊपर वाले को, उत्तर वाले भाग को हम विंध्य पर्वत कहते हैं, और जो बीच नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो पर्वत है उसे सतपुड़ा पर्वत कहते हैं। देखिए मित्र, हुआ ऐसा कि इससे निकलने वाली नदियां, ये भाग ऊंचा हो गया, तो इधर ये भाग ऊंचा होने के कारण यहां से जो नदी प्रवाहित होगी वो इधर आकर के बहेगी। इस तरीके से नदियां बहेगी, अर्थात ये वाला भाग उठ गया और इधर वाला भाग नीचा हो गया। अर्थात इधर से बहने वाली नदियां गंगा की सहायक नदियां बन गई। इसकी गंगा एक नदी है, इस तरीके से उसकी सहायक नदियां बन गई, इसमें आकर के मिल जाती हैं। तो आपने देखा होगा, सबसे पहले ये भाग ऊंचा है, ये वाला भाग कैसा है? ऊंचा है, सतपुड़ा वाला, विंध्य वाला। इसके बाद जो मैदानी भाग है वो नीचा है, फिर आपका शिवालिक की पहाड़ियां वाला हिमालय आ जाता है, वो ऊंचा है। तो इस यहां से जो ढाल है इसका भारत का, वो उत्तर की तरफ है। कैसा है? उत्तर की तरफ है। विंध्य पर्वत से जो ढलान है भारत का, वो उत्तर की तरफ है। इसी कारण सारी नदियां, विंध्य पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, वह गंगा नदी की सहायक नदियां बन जाती हैं। लेकिन जो ताप्ती भ्रंश है, उसके बाद जो नदियां बहती हैं, उनका ढलान दक्षिण पूर्व की तरफ है। तभी तो आपने देखा होगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है, अर्थात बंगाल की खाड़ी की तरफ जाकर के गिरती है। तो आप इसका एक छोटा सा चित्र बना लीजिए इस तरीके से, इसके बारे में भी और लिखाऊंगा मैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र, बाद में नोट कर लिया करें। सॉरी, सॉरी। तो दोस्तों देखिए, आज जो मैं आपको बताऊंगा वह विंध्य पर्वत से जो उत्तर की तरफ का जो प्रायद्वीप भारत का भाग है, विंध्य पर्वत से उत्तर की तरफ का जो प्रायद्वीप भारत का भाग है, उसके बारे में बताऊंगा। और यह भाग केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए,
मैं एक एक पॉइंट को आपको कराऊंगा, आप चिंता न करें, बस मेरे साथ शिद्दत के साथ बैठे रहें और एक नोट करते जाएं जहां क्या, जिससे आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो सके। आज मैं आपको बताऊंगा ये वाला जो भाग है, ये केंद्रीय उच्च भूमि है। इसे क्या कहते हैं? केंद्रीय, सेंटर वाली। इसमें केंद्रीय उच्च भूमि में आप देखेंगे एक पर्वत श्रेणी है जो दिल्ली से निकली है इस तरीके से और आपकी गुजरात तक जाती है, जिसे आप जानते होंगे। इसका नाम अरावली पर्वत श्रेणी है। क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला है। यद्यपि मित्र, यह अरावली पर्वत श्रृंखला है, यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। इसी कारण इसका कायांतरित हो चुका है, मतलब अपक्षय, अपरदन हो चुका है। एक समय ऐसा रहा होगा कि यह काफी ऊंची होगी, लेकिन वर्षा, धूल आदि के कारण इसका अपक्षय से अपरदन हो गया होगा और कायांतरित हो गई होगी। आज ये कम ऊंची है। इसकी लंबाई लगभग दिल्ली से लेकर के गुजरात तक, अहमदाबाद तक लगभग 880 किलोमीटर है और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरशिखर है, सिरोही जिले में है। 1772 मीटर उसकी ऊंचाई है। अभी तो हालांकि मैं इसके बारे में मतलब एक ओवरव्यू बता रहा हूं। मैं आपको केंद्रीय उच्च भूमि बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? केंद्रीय उच्च भूमि। तो अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत, अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत का जो बीच का भाग है, ये वाला, इसको केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं। मित्र क्या कहते हैं? केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं। तो आप लिखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। केंद्रीय उच्च भूमि पहला टॉपिक है आपका, आप मेरे साथ नोट करते जाएं। केंद्रीय उच्च भूमि, उच्च भूमि। मित्र इसमें सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ना है। नंबर ए, अरावली, अरावली श्रेणी। दूसरी श्रेणी आपकी क्या हो जाएगी? विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी के बारे में पढ़ना है। और यहां पर एक पठार है राजस्थान में, ये जिसे मेवाड़ का पठार कहते हैं। मेवाड़ का पठार। मित्र नोट करते जाएं, एक फिल्म बना लें केंद्रीय उच्च भूमि में। फिर क्या पढ़ना आपको? मेवाड़ का पठार। यहां से प्रश्न बनते, क्वेश्चन बनते। इसके जस्ट पास में दोस्त पठार है जिसे मालवा का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवा का पठार कहते हैं। यह आपका मालवा का पठार है। मालवा का पठार। दूसरे नंबर पर क्या है पढ़ना है आपको? मालवा का पठार पढ़ना है। का पठार, मालवा का पठार पढ़ना है। उसके बाद इसके पास में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश तरफ एक पठार है जिसे बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, का पठार। यह आपका मित्र बुंदेलखंड का पठार है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसी में आता है। तो इसमें केंद्रीय उच्च भूमि में आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बुंदेलखंड का पठार। आप इसके बारे में नोट कर लीजिए, केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में इतना मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब मैं आपको बताऊंगा वो पूर्वी पठार के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में बताऊंगा पूर्वी पठार के बारे में। पूर्व की तरफ ये वाला जो भाग है वो पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, उनके बारे में बताऊंगा। इसे पूर्वी पठार में सम्मिलित किया जाता है, पूर्वी पठार। दूसरा पॉइंट है आपका पूर्वी पठार, पूर्वी पठार। मित्र नोट करते जाएं। पूर्वी पठार में आप सबसे पहले पढ़ेंगे बघेलखंड का पठार। एक मिनट, एक मिनट। कैमूर की पहाड़ियां हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे यहां पर बघेलखंड का पठार। सटा हुआ है इस तरीके से। सिर्फ बघेलखंड का पठार कहते हैं, बघेलखंड का पठार। इसे बघेलखंड का पठार कहते हैं। इस तरह आप वेब बनाएं कि पूर्वी पठार में आपको क्या पढ़ाएंगे। सबसे पहले बघेलखंड का पठार। मित्र इनके बारे में एक एक पॉइंट के बारे में आपको लिखाऊंगा, आप चिंता न करें, एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। छोटा नागपुर का पठार, ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। क्या है ये पूर्वी पठार में? क्या है? छोटा नागपुर, नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। मित्र बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद राजमहल की पहाड़ियां। इस तरीके से राजमहल की पहाड़ियां हैं। ये झारखंड राज्य में है। राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां झारखंड में। राजमहल की पहाड़ियां झारखंड में है, इसे भी आप पढ़ेंगे पूर्वी पठार में। राजमहल की पहाड़ियां, ये तो नोट करते जाएंगे। फिर उसके बाद गढ़जाति की पहाड़ियां। गढ़जाति की पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में है। मित्र ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, ये सब पूछी जाती है। गढ़जाति जाति की पहाड़ियां, ये उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में है। तो क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें? गढ़ जाति की पहाड़ियां। गढ़ जाति की पहाड़ियां। इसके बाद आप महानदी बेसिन पढ़ेंगे। यहां पर महानदी बेसिन है। यह आपका महानदी बेसिन है। यह आपका महानदी बेसिन है। उसके बाद आप पढ़ेंगे दंडकारणी का पठार। दंडकारणी का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। दंडकारणी का पठार, ये छत्तीसगढ़ में है। एक एक बारे में सब कुछ बताऊंगा, आप चिंता न करें। एक फिल्म बना लें अपने दिमाग में। इसके बाद जो आपको बताऊंगा मैं,
शेष जो भाग बचा हुआ है ये वाला, ये वाला जो भाग बचा हुआ है इसे दक्कन का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दक्कन का पठार, दक्कन का पठार कहते हैं इसे मित्र। क्या कहते हैं? दक्कन का पठार कहते हैं, इसे दक्कन का पठार कहते हैं। दक्कन के पठार को भी दो भागों में बांटा गया है। देखिए दक्कन का पठार, नंबर 3 पर टॉपिक क्या है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार को दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन। उत्तरी दक्कन को 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी, मध्य और दक्षिण, या निम्न बोलते हैं इसे, निम्न दक्कन। इसे दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन। इस तरीके से इसे बांटा गया है, आप लोग नोट कर लें। इसके बाद मित्र आपने देखा होगा यहां पर एक गांठ सी है, यहां पर एक गांठ सी है इस तरीके से। यहां पर एक गांठ सी है, यहां पर 3 पर्वत श्रेणियां हैं और जिसमें सबसे पहले सबसे मुख्य जो श्रेणी है, गांठ है, इसे नीलगिरी की गांठ कहते हैं। तो आप ये तीसरा नंबर का टॉपिक था, अब चौथे नंबर का लिखिएगा, दक्कन की पहाड़ियां, दक्कन की पहाड़ियां या दक्षिण की पहाड़ियां। चौथा टॉपिक है आपका दक्षिण की पहाड़ियां, की पहाड़ियां। दक्षिण की पहाड़ियां मित्र ये है, ये वाला भाग दक्षिण पहाड़ियों में सम्मिलित होता है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप? सबसे पहले नीलगिरी की पहाड़ी, पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे अन्नामलाई की पहाड़ी, की पहाड़ियां पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे इलायची की पहाड़ियां, पहाड़ियां, इनके बारे में शिद्दत से अध्ययन करेंगे, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये चौथा पॉइंट बता दिया। इसके बाद मित्र मैं आपको बताऊंगा यहां पर एक घाट सा है, घाट है ये इस तरीके से, इस तरीके से। इसे पश्चिमी घाट कहता है, थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है, इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। इधर जो भाग है इसे पूर्वी घाट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। और इधर क्या है? पश्चिमी घाट, यह आपका पश्चिमी घाट है। तो जो 5वां टॉपिक है इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे, तो उसमें आप लिखेंगे 5वां टॉपिक है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद मित्र आपका बच रहा इसी का जो भाग है, यहां पर आपने देखा होगा जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, जो आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था मैंने, जो मेघालय का पठार है, ये जो मेघालय का पठार है, इस तरीके से मेघालय राज्य में है ये, इसे शिलांग का पठार कहते हैं, का पठार कहते हैं।
यह भी प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। किसका है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। मित्र, एक बार सिविल सर्विस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीलंका पठार निम्न में से किसका भाग है, तो इसका सही आंसर था प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। किसका है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। इस पे आप पढ़ेंगे गारो खासी जयंतिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में गारो खासी जयंतिया के बारे में पढ़ेंगे। तो 6वें नंबर का जो पॉइंट है उसे आप नोट कर लीजिए, मेघालय का पठार इस पर आप पढ़ेंगे। इस पर जो पढ़ने जा रहे हैं आप मिकिर की पहाड़ियां पढ़ेंगे। इस पर क्या पाई जाती है? मिकिर की पहाड़ियां। मिकिर की पहाड़ियां, इनके बारे में पढ़ेंगे जो मेघालय राज्य में पूछी जाती हैं। उसके बाद गारो खासी जयंतियां, गारो खासी और जयंतियां, यहां पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मैंने जो आपको बताया, जो प्रायद्वीपीय भारत था, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो आपको इसके बारे में बताया, मैंने आपको बताया है। और इसके कौन कौन से पठार कहां कहां पर हैं, क्या क्या विशेषता है, इनके बारे में मैं जो नेक्स्ट जो तीसरा वीडियो होगा उसमें बताऊंगा। उसका आप वेट करिए, उसको बताऊंगा मैं। और मुझे विश्वास है कि ये पिक्चर आपकी समझ में आ गई होगी, ये आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अगर एक दो बार आप मेरी वीडियो को देखेंगे और इस तरीके से मैप बनाएंगे तो आपको सब कुछ एकदम जैसे आप फिल्म देखते हैं उसी तरीके से आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। और आपका एक बार दिमाग में सेट हो गया तो आप महीने 2 महीने बाद फिर रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपको लिए कंटिन्यूस बना रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लेकिन फिर मैं आपको उसे कहूंगा, आप मुझे अपना बड़ा भाई, दोस्त, छोटा भाई जो मानते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिस रिश्तों में आप मुझे मानते हैं, कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, तो आपको जल्द देखने के लिए मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।